दिन की छुट्टी पे रहूंगी, बहुत दिनों बाद ही मैंने 2 साल बाद मैंने छुट्टी ली होगी। बेटा मेरा बच्चा है, उसका फर्स्ट बर्थडे था तो हम थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे, इसलिए मैं पिछले 1 वीक से छुट्टी पे थी। लेकिन अभी अपनी क्लासेस वापस रिज्यूम हो चुकी है, बाकी क्लासेस अपनी ऐसी कैसी चलती रहेंगी। आज सिर्फ बायो की क्लास है, लेकिन कल से आप सुन लीजिए, कल से वही टाइमिंग 1 से 2 में आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी मैं, और मैंने कहा था आप दोनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चलेंगे, और शाम को 7 से 8 में हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कल से अपना सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका सिलेबस पीछे छूटा है पिछले 7 दिन में, उसको इस वीकेंड पे भी शनिवार को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सैटरडे में सोच रही हूं लंबी क्लास ले लूंगी, ताकि आपका जो भी लॉस हुआ है वो मेरे कवर कर दूं, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखिएगा, टाइमिंग आप इस बैच में आप याद रखेंगे, 1 से 2 में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और शाम को 7 से 8 में हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। आज सिर्फ बायोलॉजी की क्लास है, कल से अपनी दोनों क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अनाउंसमेंट था, बहुत सारे काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम क्लास क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो क्लासेस अपनी अब वापस से स्टार्ट हो गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्नेहा जी बता तो दिया है आपको, नहीं बेटा कल क्लास नहीं हुई थी, कल कोई क्लास नहीं हुई थी, आज से क्लास हो गया ना। आपके कोई न्यू नोटिस आया है क्या, किस चीज का एप्लीकेशन का कोई नोटिस मुझे नहीं पता बेटा। आप एक बार चेक करना, अपडेट हो कुछ हुआ आया होगा तो आइए देख लीजिएगा। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था क्लास कर रही थी बेटा, थैंक यू सो मच। हां कर रहे हो गया वेट, मैं क्या करूं, मैंने बताया ना कि मेरी मजबूरी थी। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि रोज रोज मैम मुझे ये बता दीजिए बिहार एसआई के लिए साइंस आता है, बिल्कुल पढ़ते हैं यहाँ से। चलो स्टार्ट करें अपनी क्लास। तो आज से हमारा बायोलॉजी का चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइटो शब्द का मतलब हमेशा सेल होता है, सेल जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, और लॉजी शब्द का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि सेल के बारे में हम जब जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, हमारी सेल प्लांट सेल से अलग कैसे है, हमारी वो प्लांट सेल में यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है, फिर पढ़ेंगे बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है बेटा जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम भी याद करने हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम भी याद करने हैं। इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। आप अगर पिछले साल के पेपर उठाकर देखोगे तो पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज किसने की, मरी हुई सेल की खोज किसने की, जिंदा सेल की खोज किसने की, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो साइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे न्यूरोलॉजी है ना, जैसे हिपैटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, वैसे ही बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, उसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो साइटोलॉजी शब्द है, ये जो टर्म है, ये शब्द है, ये कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं, ठीक है। तो पहला इस आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, हर्टविंग करके साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने ये शब्द दिया था, हर्टविंग। इन्होंने कौन सा शब्द दिया, आप बताओगे साइटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि इस ब्रांच के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है, इस ब्रांच को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन है। तब आप क्या बताओगे बेटा, तब आप बताओगे कि आपको बताना है कि वो है रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है, सेम नाम हिंदी में आपको लिख देना है। इस ब्रांच के जनक जो है वो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, आप बताओगे रॉबर्ट हुक है। अब क्यों है वो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न आता है बेटा, देखो रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तब आप क्या बताइए बेटा, आप लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। कुछ वैज्ञानिकों के नाम यहाँ समझाने वाली कुछ बात नहीं है, मेन समझाने वाली बात आगे आएगी। तो देखिए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वोन है, स्वोन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के पिता लिख लो या जनक लिख दो, कौन है वो माना गया है, आपको बताना है स्वोन को, स्वोन SCHWAN, स्वोन जी को माना गया है। अब प्रश्न आता है बच्चों, आप मुझे बताओ क्या ये साइंटिस्ट आपको इंडिया के लग रहे हैं, नहीं कोई भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ इंडिया में जिन्होंने इस ब्रांच पे काम किया है, बिल्कुल हुए हैं। तो आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, आपको क्या लिखना है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि वो इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने साइटोलॉजी ब्रांच पे काम कर रखा है। तो लिखिए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A K शर्मा है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक किसको माना गया है, आप बताओगे बेटा, वो है A K शर्मा, A K शर्मा, A K शर्मा। फुल फॉर्म आपको नहीं याद रखनी है, वैसे अरुण कुमार शर्मा है, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आप सबको लिखो। तो साइटोलॉजी को ब्रांच जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, हमारी सेल प्लांट की सेल अलग कैसे है, सारा पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। इस ब्रांच को, इस साइटोलॉजी शब्द को दिया था हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने, जबकि इसके फादर है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक के बाद कुछ नई, इस ब्रांच में कुछ नई बातें जोड़ी, वो किसने जोड़ी, वो स्वोन ने जोड़ी, इसलिए हमने बोल दिया स्वोन इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। और इंडियन साइंटिस्ट जो इस ब्रांच में काम किए हैं वो है A K शर्मा। कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सारे साइंटिस्ट को नाम याद रखना है। अब बात आती है कि मैम हमने लिखा रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी है, इस ब्रांच को बनाने वाले मेन साइंटिस्ट, मुख्य वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट हुक। क्यों है, क्योंकि बेटा सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाले, कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। तो लिखिएगा आप नेक्स्ट पॉइंट में एरो लगा के, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। जब बात करते हैं बेटा एग्जाम में आता है, एमटीएस के पेपर में, एसएससी जीडी का पेपर होता है, दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप लिखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। एक मिनट, हाँ कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, कौन से ईयर में की थी, आपसे पूछ ले 1665 में, 1665 में सबसे पहले सेल की यानी कोशिका की डिस्कवरी हुई थी, कोशिका की खोज हुई थी, किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। पूरे संसार को सबसे पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में बताने वाले महान साइंटिस्ट कौन है, यही रॉबर्ट हुक है बेटा। इन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में, इस संसार में जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं, चाहे वो हम हैं यानी कि हम एनिमल्स हैं, जंतु हो गए, प्लांट्स हो गए, या कोई बैक्टीरिया है, या कोई आप बताओगे बेटा किसी प्रकार का कोई शैवाल है, कोई कवक है, ये सब लिविंग्स होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ये पूरे यूनिवर्स को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन बेटा इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो सेल कैसी थी, वो डेड सेल थी, वो मरी हुई कोशिका थी, वो मृत कोशिका थी। बेटा सेल्स मरती भी है, जी हाँ, हमारे शरीर में एक दिन में हजारों सेल्स नहीं बनती और हजारों सेल्स नहीं बनती भी है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर एक दिन में हजारों सेल्स मरती भी है और नहीं भी बनती है। अभी नहीं कैसे बनती है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन से बनती है, ठीक है। तो अपनी बात को ध्यान से सुनना, इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो सेल कैसी थी, वो मरी हुई थी, वो डेड सेल थी। अब कैसे करिए, यहाँ से प्रश्न आएगा। चलिए मैं आपको फोटो दिखाती हूँ रॉबर्ट हुक की, ये है रॉबर्ट हुक वाले वाले, ठीक है। ये फादर ऑफ साइटोलॉजी माने जाते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा इन्होंने सबसे पहले यूनिवर्स को, संसार को बताया कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो सारे सेल यानी कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर इनकी किताब लिखी हुई है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक थी बेटा, जिसके अंदर अपनी पूरी खोज के बारे में लिखे गए, ताकि मेरे मरने के बाद सब लोगों को पता लगे कि मैंने कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी की, इनकी बुक है, इनकी किताब, ठीक है। अब कैसे खोज की, अब इस बात को ध्यान से समझना। इन्होंने खोज किसने की, तो इन्होंने उठाया था कोर्ट टिश्यू, कोर्ट टिश्यू हिंदी में बोलते हैं कोर्ट उत्तक। एग्जाम में आता है रॉबर्ट हुक ने खोज करी, आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने पढ़ लिया कि किसने खोज किसकी की, डेड सेल की मरी हुई कोशिका की, लेकिन किसने की, कोर्ट टिश्यू में करी, कोर्ट उत्तक में करी। अब ये कोर्ट टिश्यू क्या होता है वो समझो। आपने देखा होगा एक पेड़ होता है, इस पेड़ का तना होता है, ये स्टेम होता है, ये तना होता है, ये वाला हिस्सा, ये स्टेम कहलाता है, तना कहलाता है। और इसी स्टेम से हमें क्या मिलती है, यहाँ से बात मिलती है, बात को हिंदी में बोलते हैं छाल, और छाल से हम क्या बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी मिलती है हमें, लकड़ी मिलती है ना। अब इस
छाल को हटा दो, बात को हटा दो, इसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी यहाँ पे, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं कोर्ट टिश्यू लेयर। यहाँ पर तो पेड़ का जो तना होता है, उस तने से हमें छाल मिलती है, लकड़ी मिलती है, छाल की जस्ट नीचे की तरफ लेयर होती है, उसको बोलते हैं कोर्ट टिश्यू लेयर, कोर्ट उत्तक लेयर। और इन्होंने इसी कोर्ट टिश्यू को उठाया और उठा के अपने द्वारा इन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बना रखा था, रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप, अपना खुद का कांच को पीस एक माइक्रोस्कोप बना रखा था, सूक्ष्म बना रखा था, उसके नीचे रखा तो इनको ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। ये देखो बेटा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखे, ये देखो, ये पहला कंपार्टमेंट, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे हजारों लाखों इस टिश्यू के अंदर ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखी। ये देखो, आप केमिस्ट्री में बेंजीन पढ़ते हो उसके जैसी, लेकिन बेंजीन नहीं है, ये ऐसी दिखी। अब आपको मैंने कोर्ट टिश्यू कैसे होता है, आपने कभी शैंपियन की बोतल देखी, उसके ऊपर लगा होता है कोर्ट टिश्यू। आपने देखा पुराने जमाने में अचार की बनियां आती थी, केतली आती थी, उसके ऊपर एक ढक्कन लकड़ी का ढक्कन लगा होता था ताकि उसके अंदर वैक्यूम हवा ना चले जाए, अचार खराब ना हो, तो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता था उसको कोर्ट टिश्यू कैप बोलते थे। ठीक है, तो ये होता है कोर्ट टिश्यू। और इसको जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इनको बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर दिखी और इन्होंने कहा कि भैया ये जो कोर्ट उत्तक की लेयर है ना, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं, और इन्हीं संरचनाओं को पहले नाम दिया सेला। क्या नाम दिया बेटा? सेला। सेला एक लैटिन भाषा का शब्द है और यहां से सेला को आगे बदल दिया, इंग्लिश में सेल बोलेंगे और हिंदी में कोशिका बोलेंगे। ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई बेटा। ऐसे किसकी खोज हुई? सेल की खोज हुई, कोशिका की खोज हुई। लेकिन बच्चों, ये जो सेल थी, ये सेल कैसी थी? ये डेड थी, ये मरी हुई सेल थी। तो एग्जामिनर पूछेगा सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। किसने की? कोर्ट टिश्यू में। पहले सेल का नाम क्या रखा? सेला। उसके बाद क्या नाम रखा? सेल। और ये कोर्ट टिश्यू में जो सेल थी वो जिंदा थी या मरी हुई? तो आप क्या करोगे? ये डेड सेल थी, ये मरी हुई कोशिका थी। कुछ बच्चे पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं, कौन से टीचर्स पढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की खोज मधुमक्खी के छत्ते में करी। अरे नहीं, उन्होंने इस कोर्ट टिश्यू की जो तुलना है वो मधुमक्खी के छत्ते से करी। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जैसे हजारों लाखों मधुमक्खियां भिन्न रही होती हैं, वैसे कोर्ट टिश्यू की लेयर के अंदर हजारों लाखों छोटी 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 स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको सेल कहा जाता है। तो इन्होंने कहा जैसे मधुमक्खी का छत्ता है वैसे कोर्ट टिश्यू है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हजारों लाखों मधुमक्खियां हैं वैसे कोर्ट टिश्यू में बहुत सारी सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में सेल की खोज की, नहीं, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की तुलना करी किससे? कोर्ट टिश्यू से, कोर्ट टिश्यू से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बेटा, क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको कि सबसे पहले किसका डिस्कवरी किसने करी? 1665 में मरी हुई सेल की। किसने करी थी? तो आप लिख दीजिए, इन्होंने करी थी कोर्ट टिश्यू में, कोर्ट उत्तक में करी थी। अब कोर्ट टिश्यू क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, कोर्ट उत्तक में करी। अब बताओ ये सेल का नाम, ये कोर्ट टिश्यू में जो सेल थी वो कैसी थी? वो डेड सेल थी, वो मृत कोशिका थी, वो मरी हुई सेल थी। और बेटा इन सेल का पहले नाम क्या रखा? पहले नाम रखा गया सेला। सेला कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा तो सेल बना और हिंदी में कन्वर्ट करा तो कोशिका बना। तो बच्चों इस तरीके से कोशिका की खोज हुई, ऐसे कोशिका की खोज हुई। ठीक है, ऐसे खोज हुई। मैं आपको दिखाती हूं, ये रहा कोर्ट टिश्यू, ऐसा होता है कोर्ट टिश्यू। ये लगा होता है चैंपियन की बोतल के ऊपर, ऐसा होता है कोर्ट टिश्यू, अगर आपको देखना है तो। राइट, आगे बात समझ में? तो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। तो बेटा 1665 में लोगों को पता लग गया कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो सारे लिविंग्स किससे बने हुए होते हैं? वो सेल यानी कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। इंसान, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, जानवर, है ना, ये सारे प्लांट्स, ये सब किससे बने हुए हैं? सेल यानी कोशिका से बने हुए हैं। आपको पता है 1665 से पहले लोग क्या बोलते थे? बोलते थे कि भगवान विष्णु ने अपना पसीना ऐसे झाड़ के नीचे गिराया, वहां से इंसान बन गया। नहीं, ये सब अवधारणाएं थी। सबसे पहले 1665 में क्या पता लगा कि जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं इस धरती पे, जितने भी सजीव हैं, लिविंग्स हैं, वो लिविंग्स किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं सेल से, वो कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये बात किसने बताई थी? रॉबर्ट हुक ने बताई थी। इसीलिए हमने कहा फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक, है ना। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट पे। हाँ जी मैम, तो 1665 में लोगों को पता लग गया कि जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं? वो सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन बच्चों ये जो सेल थी जिसमें खोज हुई सेल की, ये कैसी थी? ये डेड सेल थी। ये कैसी थी? ये मरी हुई कोशिका थी। अब आया टाइम 1674 का, 1674 का, 1674 का समय आया और 1674 में खोज हुई लिविंग सेल की। तो लिखिए 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। लिविंग सेल जिसको बोलेंगे हम जीवित कोशिका, क्योंकि बेटा वो तो जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो तो डेड सेल थी, वो तो मरी हुई सेल थी। अब लिविंग सेल की खोज किसने की? 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। सचिन पाल कह रहे हैं आप लोग लूट रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो रनिंग। पहली बात तो सचिन कुमार मैंने तुम्हें लूटा नहीं है, है ना, तुम खुद एप्लीकेशन पे आए होंगे, बैच परचेस किया होगा। दूसरी बात बेटा बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, अगर मैं तेरा नाम ना लूं तो इसका मतलब ये क्या रिकॉर्डेड वीडियो है? हां, कैसे काम चलेगा ये बताओ? बदतमीजों को मेरे नंबर पे बैच से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर बेटा अगर ये होता कि रिकॉर्डेड क्लास होती तो मेरा नाम ले पाती क्या? ठीक है, मैं तेरे से बच्चों को एंटरटेन नहीं करती हूं, मैं तेरे से बच्चों को पढ़ाने नहीं आती क्लास में, ठीक है, मैं सीरियस कैंडिडेट्स को पढ़ाने आती हूं। राइट, इसलिए आप क्लास से थोड़ा बाहर निकल जाए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आइए यहां पर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? आप बताओगे बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम नहीं आता और एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक नाम याद रखो, ल्यूवेनहॉक हिंदी में सेम नाम है बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अब कैसे की वो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत सारा काम किया उन्होंने साइंस की ब्रांच में, है ना, विज्ञान की शाखा में बहुत सारा काम किया। अब ये कैसे किया? ये साइंटिस्ट तो थे लेकिन उसके साथ-साथ इनको ना बागवानी का बहुत शौक था। ये अपने घर के बाहर गार्डन में काम कर रहे थे, पौधों में मिट्टी डाल रहे थे। पूरी स्टोरी इन्होंने अपनी द सीक्रेट्स ऑफ नेचर करके बुक है उसमें लिखा हुआ है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि एक बार अपने गार्डन में पानी डाल रहे थे पौधों को, तो इनको लगा ये मिट्टी बहुत अलग सी मिट्टी है, नाखून में ये मिट्टी फंस गई, अजीब सी मिट्टी है ना? है ना? तो क्या हुआ कि इन्होंने इस मिट्टी को ले जाकर, क्योंकि साइंटिस्ट के घर में क्या मिलेगा? माइक्रोस्कोप मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, तो ये अपने लैब में लेके चले गए उस मिट्टी को। और जब लैब में लेके गए तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उस मिट्टी को, तो उस मिट्टी में इस तरीके के बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थी, वैसे मूवमेंट कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। अब ये बताओ जो लिविंग सेल होगी उसमें ही तो मूवमेंट होगा, जो लिविंग होगा उसी में ही तो मूवमेंट होगा, मरी हुई सेल में मूवमेंट थोड़ी होता है। तो ये लिविंग सेल थी और उसमें इस तरीके से इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे और यहीं से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज कर दी किसकी बेटा? बैक्टीरियल सेल की, जीवाणु कोशिका की। किसकी खोज कर दी? जीवाणु कोशिका की खोज कर दी। अब आप कहोगे मैम आप तो बोल रहे हो उन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी और ऊपर लिख लिविंग सेल। अरे भैया बैक्टीरिया लिविंग होता है तो बैक्टीरिया, एक बात याद रखिएगा, थोड़ी देर के बाद पढ़ाएंगे हम आपको। बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होती है बस, तो ये सेल है, यही सेल है, ये बैक्टीरिया का शरीर है और ये बैक्टीरिया ऐसे घूम रहा था तो इसकी सेल ऐसे घूम रही थी। तो यहां से पता लगा किसके बारे में? लिविंग सेल के बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। या एग्जाम में पूछे कि बैक्टीरियल सेल की जीवाणु कोशिका की खोज किसने की? आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। या आपसे पूछे सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की? लिख दो सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की, तभी आपका आंसर क्या होगा बेटा? तभी आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये बहुत महान साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने बहुत काम कर रखा है। एक बॉक्स बना के लिखो इनका काम, एग्जाम में आता है, इससे सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे क्लास में पढ़ोगे। हमारे खून में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका, वो इन्होंने खोजी थी। मेल बॉडी में जो स्पर्म सेल बनती है, जो शुक्राणु कोशिका बनती है, वो किसके द्वारा खोजी गई थी? उसकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया की खोज किसने की, मैं वायरस के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में बात कर रही हूं, किसने करी? आप बताओगे ल्यूवेनहॉक। अगर आपसे पूछे प्रोटोजोआ की खोज किसने की, मैंने प्रोटोजोआ क्या होते हैं आगे पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल आप लिख दो ये सारे किसके द्वारा डिस्कवरी की गई है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो 1674 में 1674 में इन्होंने पूरे यूनिवर्स को बता दिया कि जो सेल्स होती है वो लिविंग भी होती हैं, वो जीवित भी होती हैं, उनमें मूवमेंट होता है, वो इधर से उधर से भाग रही होती है सेल्स। जैसे मेरे घर की जो मिट्टी थी उसमें बहुत सारी क्या घूम रही थी? बैक्टीरिया, जीवाणु घूम रहे थे और जीवाणु होते हैं एक कोशिकीय, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। ये एक ही सेल है बैक्टीरिया का, यही इसका शरीर है, यही इसकी सेल है। तो यहां से लोगों को पता लगा 1674 आते आते कि ये सेल्स तो लिविंग भी होती है।
क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ डेड सेल के बारे में बताया था, मरी हुई कोशिका के बारे में बताया था, है ना। जबकि बेटा 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने क्या बता दिया कि ये सेल्स तो लिविंग भी होती है। और एग्जामिनर आपसे पूछे लाल रक्त कोशिका की खोज किसने की, शुक्राणु कोशिका की खोज किसने की, जीवाणु की कोशिका या जीवाणु की खोज किसने की, प्रोटोजोआ की खोज किसने की, सबका आंसर एक होगा क्या, ल्यूवेनहॉफ। मैं आपको दिखाती हूं इनका बैक्टीरिया की सेल कैसी दिखी थी। ये देखिए बेटा, ये ऐसी होती है बैक्टीरिया की सेल, ये इसको आप बैक्टीरिया बोलो या बैक्टीरियल सेल बोलो, इसे आप जीवाणु बोलो या जीवाणु की कोशिका बोलो, बात बराबर है बेटा। क्यों है अभी रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ जी मैम, चलिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया था समय 1674 का। तो बेटा 1674 आते आते लोगों को ये पता लग गया कि सेल्स डेड भी होती है, लिविंग भी होती है। और इस धरती पर जितने भी लिविंग हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सेल यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भगवान विष्णु ने अपना पसीना झाड़ा तो इंसान बन गया। नो, कैसे बने इंसान? इंसान इतने सारे लिविंग हैं, जो भी सजीव हैं, वो सारे सेल यानी कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट पे अब आया बेटा समय 1855 का। बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़ गए इस रिसर्च में। किस रिसर्च में? कि भैया ये तो आप ये सोचिए, अभी कोरोना आया था 2019 में ना, तो क्या हुआ था? कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए कितने सारे कंट्रीज में एकदम भड़कम मच गया था कि हम बनाएंगे इसकी वैक्सीन, हम बनाएंगे। सब साइंटिस्ट कैसे अपनी जान पे खेल खेल के कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे। बेटा वो तो सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन थी। ये तो इतनी बड़ी रिसर्च थी। सबसे पहले इस यूनिवर्स को पता लगा था कि इंसान कैसे पैदा हुए, इंसान कैसे बने, प्लांट्स कैसे बने। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और कर करके अपने अपने स्टेटमेंट देते गए सेल के बारे में। ऐसे ही 1855 में एक बहुत महान साइंटिस्ट जिनका नाम है ड्यूट्रोचैट, इन्होंने क्या बोला? अब आप कहोगे मैम एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर एक स्टेटमेंट देगा बेटा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। नीट के पेपर में क्वेश्चन सोचिए आप, है ना। तो 1855 में क्या कौन से साइंटिस्ट आए? आप बताओ कि बेटा ड्यूट्रोचैट। और पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब बहुत सारी सेल्स ऐसे आपस में जुड़ जाती हैं, ये एक सेल, दो सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स आपस में ऐसे जुड़ गई, ये सेल्स का एक ग्रुप बन गया, ये कोशिकाओं का एक समूह बन गया, ऐसा ग्रुप बन गया ऐसा, और इसी ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है टिश्यू, उत्तक कहा जाता है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसको टिश्यू यानी उत्तक कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कोशिकाओं के ग्रुप को या समूह को टिश्यू कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। बेटा बिहार में पेपर होता है बीपीएससी का, उसमें इतना थका हुआ क्वेश्चन पूछा था, एक बार पूछा व्हाट इज टिश्यू, उत्तक क्या होते हैं, तो वहां पे क्या लिखना था? सॉरी 1824 टाइम था ये, 1854 में तो इसके बाद वाला है ना, 1824 लिखना है, 55 नहीं है, ठीक है 24। तो बीपीएससी में क्या पूछा? व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है। तो वहां पर आपको क्या बताना था? ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ गई, जुड़ने से जो ग्रुप बना है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिश्यू बोलते हैं, उसको हम उत्तक बोलते हैं। ये 1824 में बोला बेटा किसने? ड्यूट्रोचैट ने बोला। ठीक है, अब समय आया 1855 में, 1855 में विष्णु ने बोला, ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब समय आया कौन सा? 1838 से 38 खत्म हो रहा था, 39 शुरू हो रहा था। ये वाला स्टार्ट करना बेटा पॉइंट। ठीक है, इस समय में क्या बोला गया? इसमें बोला गया सेल थ्योरी के बारे में। 1838 से 39 में दिया गया सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया गया। मैं क्या होता है वो सिद्धांत जो कोशिका के बारे में दिया गया है, उसे कोशिका सिद्धांत बोलेंगे बेटा। ये सेल को एक्सप्लेन कर रहा था। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, उन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर हम सेल थ्योरी कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हु गेव सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको लिखना है दो साइंटिस्ट थे, सेलेडन एंड स्वोन, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी दी। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसने दिया था? तो आप क्या करके आओगे बेटा? सेलेडन और स्वोन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अब क्या कहते हैं ये सेल थ्योरी, बस वो सुन लो आप। यहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 आपको बताओ मुझे। ठीक है, मैं साइंटिस्ट कैसे बनते हैं बेटा पढ़ लो पहले, है ना, दीक्षा पढ़ लो बेटा, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। चलो सुनो, कुंदन पटेल बुक में कौन सी बुक में दिया हुआ है? 1672 में प्रपोज किया था लिविंग सेल, इसका भी 74 में हुई बेटा। ठीक है, चलो सुनो क्या कहा सेल थ्योरी ने। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है? लिखिए लिखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, यानी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट कहता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ लिखो या लिविंग्स लिखो, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, हिंदी में लिखो। सभी सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई, सभी सजीव यानी लिविंग्स, सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई, शरीर के मूलभूत इकाई कोशिका होती है। मूलभूत इकाई बेटा, बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? जिससे कोई भी बॉडी बना है उसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर है, आपका घर बनाने में सबसे पहले आपको क्या चाहिए थी? बेसिक चीजें आपको चाहिए थी ईंट, आपका घर ईंट से बना हुआ है, ईंटों को जोड़ जोड़ के दीवार बनी, दीवार से कमरा बना, बहुत सारे कमरे, रसोई बन गया, तो घर बन गया। ठीक है, ऐसे ही सुनो बेटा, इस धरती पर इस यूनिवर्स में जितने भी सारे लिविंग्स हैं ना, ये सारे लिविंग किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। इसका मतलब सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे मूलभूत इकाई है किसकी? शरीर की। कैसे बनी सेल, कैसे सेल से पूरा बॉडी बन गया वो सुनो। जब भी कोई लिविंग बॉडी बनता है ना बेटा, जब भी कोई सजीव शरीर बनता है, उसके बॉडी की सबसे पहली सेल जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है, युग्मनज कहलाता है। आप में है ना, प्लांट्स या गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली जानवर सब किससे बने हैं? इसी सेल से बने हैं। ये क्या है? जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग बॉडी। किसी भी शरीर की जो प्रथम कोशिका है, जो फर्स्ट सेल होती है, प्रथम कोशिका होती है, उसको जाइगोट, उसको युग्मनज कहते हैं बेटा। जिस सेल से एक पूरा बॉडी बन जाए उस सेल को जाइगोट कहते हैं। बस इतना याद, इतना क्लास, इतना याद रखना। ठीक है, आगे बस समझ में। अब समझिए सर, हम जमीन चाहिए घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन तो एक अलग बात होगी, घर बनाने के लिए ईंट चाहिए बेसिक यूनिट। ठीक है, कभी कभी हम जमीन ले लेते हैं बेटा, उसके बाद ईंट ले लेते तो घर बन जाता है क्या? हाँ नहीं बनता ना। चलो सुनो, क्या जाइगोट में पहली कोशिका से कोई भी लिविंग बॉडी बनता है, ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट सेल ही बेटा, ये अपने आप को डिवाइड करेगी, अपने आप का विभाजन करेगी। तो 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, ऐसे करते करते इस एक से बहुत सारी बन जाएंगी ऐसे। और बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो उसका ग्रुप बन जाता है, उसको आप क्या कहते हो? टिश्यू कहते हो। तो इस सेल से क्या बन गए? टिश्यू बन गए बेटा, इससे उत्तक बन गए। ठीक है, अब क्या होगा? टिश्यू अलग अलग आकार और अलग अलग काम करते हैं। एक टिश्यू होंगे जो अपना अलग काम कर रहे होंगे, दूसरा अलग कर रहा होगा, तीसरा अलग कर रहा होगा, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज अपने अलग अलग शेप साइज के होते हैं, अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं बेटा, उसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं, उत्तक तंत्र कहते हैं। बहुत सारे उत्तक जब आपस में जुड़ जाते हैं, अपने अपने काम करते हैं अलग अलग, तो उसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और इन्हीं टिश्यू से आगे चलकर धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाते हैं? ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, अंग बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, है ना, आंखें, कान, लीवर, पेंक्रियाज, हार्ट, ये सब बना ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स आपस में जुड़कर जब अपने अलग अलग काम करते हैं तो ऑर्गन्स को मिले हुए सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, उसको हम अंग तंत्र कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो डाइजेशन करवाता है ना। अब बच्चा क्या होता है? ये ऑर्गन सिस्टम से लास्ट में जाकर एक बॉडी बनती है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? लिविंग बॉडी कहते हैं, उसे जीवित शरीर कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये लिविंग बॉडी किससे बना है? इस सेल से बना है। अगर ये सेल नहीं होती, अगर ये फर्स्ट सेल नहीं होती, टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते तो टिश्यू सिस्टम नहीं बनता, टिश्यू सिस्टम नहीं बनते तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो क्या ये लिविंग बॉडी बनती? नहीं बनती। तो इस धरती के ऊपर, इस संसार में जितने भी सारे यूनिवर्स, जितने भी सारे आपके यूनिवर्स, जितने सारे लिविंग्स हैं, वो सारे लिविंग्स किससे बने हुए हैं? जाइगोट बोलो या सेल बोलो, यही बात किसने बोली? आपकी सेल थ्योरी ने बोली। कोशिका सिद्धांत ने क्या कहा? सुनना ध्यान से। कोशिका सिद्धांत ने कहा लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो? सेल हो, कोशिका हो। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी संरचना अगर सेल बनी है यानी कि कोशिका से बनी है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप लिविंग बोलोगे। किसने बोला है? ये सेल थ्योरी ने बोला है, ये कोशिका सिद्धांत ने बोला है बेटा। जैसे आप लिख सकते हो लिविंग्स के एग्जांपल दूं तो आप लिख दीजिए ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, जंतु। इसमें सारे जानवर आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे।
जितने भी जानवर आज तक आपने देखे होंगे, है ना। और नेक्स्ट आप बताओगे बेटा सारे के सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, जितने भी सारे प्लांट्स हैं आपके चारों तरफ, वो सब लिविंग होते हैं। क्यों है वो लिविंग? क्योंकि वो सेल से बने हैं, वो कोशिका से बने हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हो एल्गी, एल्गी को बोलते हैं शैवाल, शैवाल किससे बने हुए हैं? सेल से। तो शैवाल क्या होंगे? सजीव होंगे। अगला लिख दो फंगी, कवक, है ना, कवक, कवक जैसे आप मशरूम खाते हो, मशरूम को हिंदी में कुकुरमाता कहते हैं, है ना, वो किससे बनी हुई? कवक, कवक भी किससे? सेल से बने हुए होते हैं, वो भी लिविंग है। जैसे आप लिख दो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु, ये सारे लिविंग होते हैं बेटा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वायरस, क्या वायरस लिविंग होते हैं? हाँ जी बेटा, क्लास रुक रही है, यहाँ से तो सही चल रही है क्लास, अपना इंटरनेट देखना ऊपर, बिल्कुल सही चल रही है क्लास, ग्रीन सिग्नल आ रहा है। बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या क्या वायरस लिविंग होते हैं? आपने वायरस के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे आज आपने सुना होगा, पता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया है, सिंगापुर, थाईलैंड में बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे केसेस नए कोरोना वायरस के मिल रहे हैं। आज आपने पढ़ी होगी न्यूज़, है ना। चलो बता, चलिए बताओ फटाक से बताओ वायरस कैसे होते हैं। तो सारे बेटा सिलेबस वहां पे आपको मैंने दे रखा है, इंट्रोडक्शन की वीडियोस में, इंट्रोडक्शन की वीडियो लाइव होंगी ना, उसमें सिलेबस मैंने वहां पर दे रखा है, वहां से देखना तो बेटा, ठीक है। चलो बताओ वायरस कैसे होते हैं। बैक्टीरिया लिविंग होते हैं, यस बैक्टीरिया 100% लिविंग है। अब बात आती है वायरस क्या होते हैं। चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसको स्टार करके लिखना। मेरी क्लास में स्टार का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा लिखना सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है। कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जिस पे कोई चीज लागू ना हो। सेल थ्योरी किस पे लागू नहीं होती? वायरस पे, विषाणु पे। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज वायरस। विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। क्यों माना गया है वो सुनो। पहले सुनो सेल थ्योरी क्या कहती है। सेल थ्योरी कहती है कि लिविंग वही है जो किससे बना हुआ है? सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिका सिद्धांत खुद कह रहा है कि कोई भी जीव सेल से बना हुआ है तो वो सजीव है, वो लिविंग है। अब आइए जरा वायरस की बात करते हैं। वायरस होती क्या चीज है? सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो वायरस होते हैं ना, जिसको बेटा हिंदी में हम विषाणु कहते हैं, ये एसेलुलर होते हैं। एसेलुलर का मतलब होता है ये बिना कोशिका वाले होते हैं, इनमें सेल नहीं होती है बेटा। वायरस में सेल नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं इन्हें बिना कोशिका वाला, कोशिकीय संरचना बोलते हैं इसको। एसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर सेल नहीं होती। फिर मैम बेटा को इंट्रोडक्शन देखो तो ठीक है। फिर मैम ये वायरस इतना आतंक क्यों मचाते हैं? आप देखिए कोरोना वायरस कितना सारा आतंक मचा है। एचआईवी वायरस आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बनी, आज तक आतंक मचा रहा है। हर साल कई हजारों लोग एचआईवी से मर जाते हैं, है ना। फिर ये क्यों इतना आतंक मचाते हैं? ऐसा वायरस में क्या होता है वो ध्यान से समझो। वायरस में कोई सेल नहीं होती है, फिर ये किसके बने हुए होते हैं? वायरस दो चीजों के बने हुए होते हैं। किस तरीके से कोई भी वायरस होता है बेटा, वो इस तरीके की स्ट्रक्चर वाला होता है, ऐसे। ये जो बाहर ये वाला होता है ना वायरस का, इसको बोलते हैं वायरस की कवर। कवर का मतलब होता है आवरण, इसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड ठीक है। कैप्सिड का मतलब होता है कोट, कोट का मतलब होता है आवरण, लेयर। वायरस के सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कैप्सिड कहलाती है, आवरण कहलाता है, और ये प्रोटीन का बना होता है हमेशा। वायरस में सबसे बाहर क्या होता है? प्रोटीन का एक लेयर होता है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है, इसको कैप्सिड या कोट कहते हैं। अब इस वायरस के अंदर की तरफ यहाँ पे होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा? वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, और हिंदी में कहते हैं हम आनुवंशिक पदार्थ। हिंदी में कहते हैं हम आनुवंशिक पदार्थ। अब ये आनुवंशिक पदार्थ वायरस में दो प्रकार के होते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर अभी आगे पढ़ाएंगे हम इसको डिटेल में। दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, कुछ होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, आगे से चैप्टर में आएगा, फिलहाल छोड़ो ठीक है। ये जो वायरस होते हैं ये दो चीजों के बने होते हैं। किसी भी वायरस का बाहर वाला जो कैप्सिड होता है, कोट होता है, वो हमेशा प्रोटीन का बना होता है। वायरस के अंदर उसका आनुवंशिक पदार्थ, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर डीएनए और आरएनए। याद रखना वायरस में डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते एक वायरस में। किसी वायरस में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है। इसमें डीएनए होता है उसको डीएनए वायरस कहते हैं, इसमें आरएनए होता है उसको आरएनए वायरस कहते हैं, ठीक है। ज्यादा खतरनाक होते हैं आरएनए वायरस। जैसे कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस था, जैसे एचआईवी एड्स वाला वायरस एक आरएनए वायरस है। तो ये दोनों से क्या होता है बेटा? ये दोनों से ही खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो वायरस होते हैं ये इतना आतंक किसकी सहायता से मचाते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल की सहायता से। ये अपने डीएनए या अपने आरएनए की सहायता से किसी भी बॉडी में जाकर सारे के सारे वो लक्षण पैदा कर देते हैं जो एक लिविंग बॉडी के होते हैं। होता क्या है बेटा? जब भी वायरस एनवायरमेंट में पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है बेटा। नॉन लिविंग का मतलब है उसमें जान नहीं है बेटा, वो निर्जीव है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी होस्ट सेल में गया, अब होस्ट का मतलब होता है बेटा कोशिका, कोशिका। ये होस्ट सेल का मतलब है हमारी बॉडी में आ गया, किसी प्लांट में चला गया, किसी सांप में चला गया, किसी बिच्छू में चला गया, चमगादड़ में चला गया। तो सांप, बिच्छू, चमगादड़ हमारा शरीर इसके लिए क्या कहलाएगा? होस्ट सेल कहलाएगा। होस्ट का मतलब होता है जहां पे वायरस जाके अपना घर बना ले, रह ले जाए। और मेरी बॉडी में आ गया, मेरी बॉडी उस वायरस के लिए क्या है? होस्ट सेल है, राइट। अब क्या होगा? जैसे ही वायरस किसी होस्ट सेल में जाता है, कोशिका, कोशिका में जाता है, वहां जाकर वायरस लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। वो एक सजीव के शरीर की तरह काम करना शुरू कर देता है। हाँ, जैसे मेरी बॉडी में आया तो अपने डीएनए या आरएनए की सहायता से वहां खाना खाना शुरू कर देगा। मेरे सेल्स के पास जो न्यूट्रिशन होगा वो खाने लग जाएगा, अपनी फोटोकॉपी अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, प्रजनन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये सारे लक्षण तो बेटा किसके होते हैं? लिविंग बॉडी के होते हैं। तो वायरस देखो आप, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लक्षण रखता है। जब वो एनवायरमेंट में पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट सेल में चला गया तो वो लिविंग की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो वायरस का दोनों तरीके का व्यवहार होता है, नॉन लिविंग, लिविंग। इसीलिए कहते हैं वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कनेक्टिंग लिंक है, ये योजक कड़ी है। योजक कड़ी का मतलब होता है योजन कराने वाली, जोड़ने वाली। किसको जोड़ती है? निर्जीव को सजीव से जोड़ती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा गया है? वायरस को कहा गया है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज वायरस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों के लक्षण है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। अब बच्चों मुझे ये बताओ, सेल थ्योरी ने क्या कहा था? सेल थ्योरी कह रही लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल हो, है ना। और मैंने लिखा वायरस में तो कोई सेल होती ही नहीं है, फिर भी वायरस लिविंग की तरह काम करना शुरू कर देता है, फिर भी वो सजीव की भांति काम करता है। तो वायरस के ऊपर क्या लागू नहीं हुआ? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी नहीं लागू हुआ। इसी वायरस का फुल फॉर्म होता है, कहां से पढ़ के आ गया आप? हां बेटा, वायरस का फुल फॉर्म नहीं होता है कोई, ठीक है। वायरस की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, कहां से पढ़ के आ गया? है ना। सुनिए, तो आपसे पूछेगा कि सेल थ्योरी क्या कहती है? कोशिका सिद्धांत कहता है लिविंग वही है जिसकी बॉडी में सेल है। जबकि आप बताओ वायरस में सेल नहीं है, फिर भी वो लिविंग की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब यहां तो कोशिका सिद्धांत फेल हो गया। जी हां, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन कौन है, अपवाद कौन है? अब क्या करके आओगे? वायरस। या पूछेगा सेल थ्योरी किस पे लागू नहीं होती, सेल थ्योरी किस पे फेल हो जाती है, तब क्या करके आओगे? वायरस पे फेल हो जाती है बेटा, वायरस पे फेल हो जाती है। और वायरस जो होते हैं वो बिना कोशिका वाले होते हैं। वायरस दो चीजों के बने हुए होते हैं, वायरस के बाहर वाला आवरण प्रोटीन का बना हुआ होता है, अंदर उसका डीएनए या आरएनए होता है। और इसी डीएनए या आरएनए की सहायता से वो लिविंग की भांति काम करना शुरू कर देता है किसी भी बॉडी में जाकर। इसलिए हम कहते हैं वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो मुझे जरा कमेंट करके बता दीजिए, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता, तो आप क्या करके आओगे? कोशिका सिद्धांत वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होता है ना। और सेल थ्योरी किस किस पे लागू होती है? जानवरों पे, पेड़ पौधों पे, शैवालों पे, कवक पे, जीवाणुओं पे, इन सब पे सेल थ्योरी लागू होती है। सिर्फ किस पे लागू नहीं होती? वायरस पे, विषाणु पे। तो कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग्स। जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, उनके शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। आपको इतनी बात याद रखनी है, रख लोगे? हाँ या ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम अगली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है सेल थ्योरी का। फिर हम कल पढ़ेंगे सेल दो टाइप की होती है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, हर लाइन में एक क्वेश्चन है बेटा। जब ये चैप्टर खत्म करोगे तो आप 250 से 300 क्वेश्चन अपने तैयार कर लोगे खुद से। इसलिए ढंग से पढ़ लीजिए बेटा।
ठीक है, ढंग से पढ़ लीजिए। इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा इस चैप्टर से। मैं इस चैप्टर को आपको घोट घोट के पिला दूंगी, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, 8 से 10 क्लास लगती है चैप्टर पढ़ाने में। मैं इतनी क्लास क्यों लगाती हूँ? क्योंकि बेटा मैं बताऊं, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं एक भी क्वेश्चन आपका छुड़वाना नहीं चाहती। मैं क्रोमोसोम नहीं पढ़ाया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सत्यजीत जी क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्यों आएगा? वो यहाँ आता है सेल वाले चैप्टर में, ठीक है, वो यहाँ पढ़ेंगे हम। बताइए बताइए, कोई डाउट? रूडोल्फ मिर्चो कब आएगा बेटा? अभी आया नहीं, तो सेल थ्योरी खत्म नहीं हुआ, सेल थ्योरी के 2 पॉइंट और बाकी हैं, वो पढ़िए। फिर रूडोल्फ मिर्चो आएगा, फिर पढ़ेंगे किसकी सेल छोटी किसकी बड़ी, सब पढ़ेंगे, सेल कितने टाइप की होती है, सारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पढ़ाना कैसे आप मुझे मत बताइए, आप तो बस ये पढ़िए, ठीक है? अब बिल्कुल डेली लाइव क्लास होगा बेटा, 100% आपकी क्लास लेंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। कल 1 से 2 में बायोलॉजी पढ़ेंगे, शाम को 7 से 8 में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? बताइए कौन है ये? देखिए तुम टेंशन मतलब सिलेबस की, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने बेस्ट स्टार्ट किया होगा तो मैंने कहा होगा 3.5 से 4 महीने सिलेबस खत्म होने लगते हैं, तो लगता है बेटा टाइम से पढ़ो आप, ओके? ठीक है? स्टेम सेल क्या होती है आगे पढ़ाएंगे बेटा। स्टेम सेल वो सेल होती है जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी सुना होगा आपने। स्टेम सेल का मतलब होता है वो नई नई सेल्स जिससे आगे चलकर आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी कहीं की भी सेल बना सकते हो, उसको स्टेम सेल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो गर्भ नाल होता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स निकाल देते हैं ताकि इन फ्यूचर में बच्चे को कैंसर वैंसर हो गया, कैंसर में जो सेल्स खत्म होती है, जो जगह हटती है कैंसर बन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नई सेल्स बना के डाल देते हैं। ये वाला चैप्टर छोड़ो हमारा, ठीक है? लेकिन हमें बहुत अच्छा पता है स्टेम सेल क्या होती है ना। अब हमारा बोल चेक मत करो, ठीक है? हमें हम जब मेरे को बेबी हुआ था तो मैंने अपने बच्चे की स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा है हॉस्पिटल में फॉर द फ्यूचर, राइट? ओके, थैंक यू सो मच बेटा, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं कहां थी? मैं बार-बार नहीं बताऊंगी बेटा, मैं छुट्टी हो गई थी। छुट्टी लेने का हक सबको है भाई, कल को आप सरकारी नौकरी लोगे, आपका घर परिवार होगा, आपके बच्चे का जन्मदिन होगा, छुट्टी होगा, फिर आप भी छुट्टी लोगे। छुट्टी लेने का मैं टीचर को छुट्टी लेने का हक नहीं है, किसने बोला? किसी किताब में लिखा हुआ है ऐसा कि मैं टीचर छुट्टी नहीं ले सकती? क्या जिंदगी में पढ़ाने के लिए बनी हूं क्या मैं? परिवार में कुछ नहीं है, मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे पिछले 2 साल से छुट्टी नहीं ली भाई, इतनी छुट्टी डिजर्व करती हूं मैं, राइट? लाइफ में, है ना? तो मेरे को छुट्टी लेनी नहीं लेनी है, तो मोदी को मेरे बॉस होते तो मैं बोल के छुट्टी लेनी है ना। आपकी फिजिक्स क्लास रेगुलर हुई थी ना, अब कहनी छुट्टी हुई है, आज तो क्लास आपके लिए मिलेंगे, तो यार क्या इतना क्या करते हैं? इतना कैसे लगा रखा है छुट्टी होगी बेटा, सब लेते हैं छुट्टी। आपके घर में शादी होगी ना, बच्चे होंगे, बच्चों का जन्मदिन होगा, फंक्शन होगा, आप भी छुट्टी लोगे सरकारी नौकरी लेने के बाद भी। मैं तो प्राइवेट जॉब कर रही हूँ भाई, तो पूरा छुट्टी लेने का है ना, आप तो सरकारी छुट्टी लोगे, है ना? इसलिए छुट्टी चलती रहती है। आप सब देखो आपको पढ़ाया कैसा जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप छुट्टी हुई कवर करवा देंगे इस वीक में, अपने हाथ में बेटा पढ़ाना, ऑनलाइन क्लास में कॉलेज में घर से निकल के आना है, अपने हाथ में बेटा पढ़ाना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपकी लगेंगे, यस ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं। मैं 24 घंटे लगातार ट्रैवल करके आई हूं, 12 घंटे की मेरी फ्लाइट थी, 12 घंटे उसके बाद मैं गाड़ी से अपने घर आई हूं, है ना? तो उसके बाद भी आप देखिए पढ़ा रही हूं, राइट? इस डिटरमिनेशन की आपको तारीफ करनी चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। डीएनए आने इसी चैप्टर में आएगा, यस बेटा इसी चैप्टर में आएगा, डीएनए आने सब कुछ इसी चैप्टर में आएगा। आप बिल्कुल छुट्टी नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल नहीं करेंगे छुट्टी, बस हो गया हमारा।